फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इसकी मीनिंग, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी, दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक इन द इकोनॉमिक सेक्शन। इकोनॉमिक्स सेक्शन में आपका ये एक टॉपिक गिवन है जिस पे आज हम अपनी प्रोग्रेस चेक करेंगे। वी विल चेक आवर प्रोग्रेस कि हमारी तैयारी इस टॉपिक को लेकर कितनी है। आइए देख लेते हैं द नंबर 1 क्वेश्चन, द नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। पहला स्टेटमेंट है कि इट इज़ कंसर्न्ड विद गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। थर्ड स्टेटमेंट है इट कैन बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। क्वेश्चन हमारा है कि स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, जो पहला आपका स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ से आप याद करते हुए चलेंगे। द स्टेटमेंट फर्स्ट विच says that fiscal policy is concerned with government revenue and expenditure, ये स्टेटमेंट सही है। फिजिकल पॉलिसी इज कंसर्न्ड विद गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। दूसरा स्टेटमेंट आपका इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये गलत है। जो आपकी फिजिकल पॉलिसी है इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय, ये आपको साथ साथ बता दें, आपकी फिजिकल पॉलिसी इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, या उस गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ, यूजुअली हिंदुस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये फिजिकल पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा स्टेटमेंट इट कैन बी यूज्ड एज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। यस, फिजिकल पॉलिसी यूज़ की जाती है टू कंट्रोल इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए, या टू स्पेसिफिकली आपको बताते हैं इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। फिजिकल पॉलिसी इज यूज्ड टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट और टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, वाइस वर्सा आप कह दें। रिसेशन, इकोनॉमी में रिसेशन आने के खतरे हों तो फिजिकल पॉलिसी एज अ टूल यूज़ किया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर बढ़ाना हो तो फिजिकल पॉलिसी को एज अ टूल यूज़ किया जाता है, विच मीन्स इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। आपका स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट जितने, बाकी जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत स्टेटमेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो फिजिकल पॉलिसी है ये आपको बता दिया हमने कि ये इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट, एंड जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन केस ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का नीचे ऑप्शंस में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। The students, repo rate is a instrument of monetary policy. Cash reserve ratio is an instrument of monetary policy. Open market operations is an instrument of monetary policy. Public expenditure is not an instrument of, it's not an instrument of monetary policy. ठीक है, public policy is a part of, इट्स अ पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, ये आप याद रखते हुए चलेंगे साथ साथ। ठीक है, सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज पार्ट डी, विच इज नॉट अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दी क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट कुछ देखने हैं हमें और हमें बता देना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द फर्स्ट स्टेटमेंट, इंक्रीज इन रेपो रेट जनरली डिस्करेजेस बोरोइंग। जब रेपो रेट आपकी इंक्रीज हो जाती है, क्या आपकी उससे बोरोइंग्स कम हो जाती है? क्या उससे आपकी बोरोइंग्स कम हो जाती है? ये स्टेटमेंट आपने बता देना है ये सही है कि गलत है। यस डियर स्टूडेंट्स, ये आप यहीं से याद रखेंगे। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन रेपो रेट, और आई होप कि ये रेपो रेट क्या होती है, इकोनॉमिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, आपने पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं, अभी भी इकोनॉमिक्स का सेक्शन आपको लगता है कि उतनी प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हुई है, हमें लिखें अपने एंड पे कमेंट्स में, हम आपको इन डिटेल ये सेक्शन पढ़ा देंगे। बहुत ही कम टाइम में कोशिश करेंगे आपको ये पढ़ाने की, सो दैट आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बेहतर हो जाए। यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे बिकॉज मॉक सेशंस पे डिस्कशंस लगाने बैठे तो वीडियोज़ लंबे हो जाते हैं। सो रेपो रेट जब आपकी इंक्रीज़ हो जाती है
आप बोरोइंग आपकी डिक्रीज हो जाती है, बोरोइंग डिस्करेज हो जाती है, विच मीन्स डिक्रीज हो जाती है। स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट आपका रिडक्शन इन कैश रिजर्व रेशो इंक्रीजेज द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक्स। जब आपकी कैश रिजर्व रेशो CRR रिड्यूस होती है, क्या उससे डियर स्टूडेंट्स आपकी जो लेंडिंग कैपेसिटी है, लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक्स, वो इंक्रीज हो जाती है। यस, वो लेंडिंग कैपेसिटी बैंक्स की इंक्रीज हो जाती है। ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। डियर स्टूडेंट्स, रिवर्स रेपो रेट की ये डेफिनेशन ही है। इट मीन्स द रेट एट विच RBI बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही है। 1 2 3 आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ तक तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। सो आज से आप याद रखेंगे, जब आपकी रेपो रेट हायर होती है तो लोन्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं। लोन्स जो हैं becomes expensive, loans becomes expensive which means borrowing is आपकी डिक्रीज हो जाती है। सिमिलरली जब आपका कैश रिजर्व रेशो लो होता है, आपके जो फंड्स रहते हैं बैंक्स के पास, वो इंक्रीज हो जाते हैं, विच मीन्स बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। दिस वी हैव डिस्कस्ड। सिमिलरली जो रिवर्स रेपो रेट है, ये वो रेट है जिस पे RBI मनी बारो करता है फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे और आंसर भी साथ देखते हुए चलेंगे। कमिंग टू द नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जनरली इंक्लूड्स। जो आपकी एक तो फिस्कल पॉलिसी आपने देख ली, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या इंक्लूड करती है वो आपने बता देनी है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड्स 1 रिडक्शन इन टैक्सेस। जब आप टैक्सेस को रिड्यूस करते हैं, जब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में आप टैक्सेस को रिड्यूस करते हैं। 1 इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। यस, आप पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, नो, इंटरेस्ट रेट को आप इंक्रीज नहीं करते हैं। अगर आप इंक्रीज रेट को इंक्रीज करेंगे, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी उसे नहीं कहा जाएगा, उसे कंट्रैक्शनरी, वो दैट कम्स अंडर द कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। आपके 1 और 2 दो स्टेटमेंट सही है, आंसर आपका ये बन जाता है। थोड़ी डिटेलिंग और दे देते हैं। दैट इज डियर स्टूडेंट्स, जो कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर डिटेलिंग देने की ज़रूरत हो आपको देते हुए चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देयर आर सर्टन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी पॉलिसी लाइक फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी के भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। कौन सा नीचे ऑप्शंस में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो हमने बता देना है, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पे हमें बात करनी है। डियर स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट इज नॉट द हेडेक ऑफ डोमेन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वो फिस्कल पॉलिसी खुद देखेगी, ठीक है। मैनेजिंग मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कंडीशंस इज द डोमेन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि टू मैनेज मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कंडीशंस, ये आप याद रखते हुए चलेंगे। सो आपका आंसर तो फिलहाल बी बन जाता है। इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, दैट कम्स अंडर द फिस्कल पॉलिसी। रेगुलेटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, इसको रेगुलेट अगर करना है तो इट कम्स अंडर फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या क्या रेगुलेट आपकी करती है, व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट्स, मॉनेटरी पॉलिसी आपकी क्या क्या रेगुलेट करती है वो भी हमने देखना है, ठीक है। इट रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी डियर स्टूडेंट्स, इट रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। इट रेगुलेट्स इंटरेस्ट रेट्स, इट रेगुलेट्स इंटरेस्ट रेट्स, ये साथ देखते हुए चलेंगे आप। इट रेगुलेट्स क्रेडिट कंडीशंस और क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ठीक है। क्रेडिट कंडीशंस क्या है इकोनॉमी है, अवेलेबिलिटी है नहीं है। इन्फ्लेशन को अगर आपने कंट्रोल करना है, दैट कम्स अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है।
Coming to the number next question, that is question number 6. Question number 6 is, consider the following statements regarding deficit financing. Deficit financing के बारे में कुछ statements है दिए, नहीं 3 statements, और हमें बता देना कौन सा statement सही है. The statement first is, it refers to financing expenditure through borrowing or money creation. जब आपका deficit financing होता है, आप क्या करते हैं कि आप डेफिसिट फाइनेंसिंग को अपने खर्चात गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से उनको फाइनेंस करने के लिए या तो लोन ले लेते हैं या और मनी क्रिएट करते हैं. आरबीआई को कहते हैं कि वो और मनी क्रिएट करेंगे. गवर्नमेंट क्या करती है, व्हेन अ गवर्नमेंट नीड्स मोर मनी टू स्पेंड ऑन द डिफरेंट स्कीम्स एंड डिफरेंट एरियाज इन एन इकोनॉमी, तब या तो वो बोरोइंग करेगी वो कंट्री या तो मनी क्रिएशन करेगी. ये स्टेटमेंट सही है. ठीक है, यही डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है कि जब आपके फाइनेंसेस कम पड़ जाएं एक्सपेंडिचर खर्चे करने के लिए. ठीक है, ले मैनर्स में फ़िलहाल तो इतना आप समझ लें. स्टेटमेंट सही है. दूसरा, इट मे लीड टू इन्फ्लेशन इफ़ यूज्ड एक्सेसिवली. ओब्वियसली अगर आप डेफिसिट फाइनेंसिंग को जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है आपकी, इसको कैटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए मनी क्रिएशन करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन हो जाएगी. ठीक है, दैट में लीड टू इन्फ्लेशन अगर एक्सेसिवली डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाए. तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है. द थर्ड स्टेटमेंट इज, इट इज़ प्रोहिबिटेड इन डेवलपिंग कंट्रीज़. ये प्रोहिबिट कहीं नहीं है, इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड एनी वायर इन द कंट्री. ये भी आप याद रखेंगे. एनी वायर नॉट, इट्स नॉट स्पेशली कि कहीं भी ये प्रोहिबिटेड नहीं है. ठीक है, फाइनेंस डेफिसिट फाइनेंसिंग, दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसीजर. जब डेफिसिट फाइनेंसिंग सिचुएशन एक कंट्री ए बी एक्स वाई जी के सामने आ जाती है तो देयर आर सर्टन पॉसिबल वेज को उस डेफिसिट फाइनेंसिंग को कैसे कैटर किया जा सकता है, डील किया जा सकता है. बेन ये प्रोहिबिटेड ये कहीं नहीं है. तो स्टेटमेंट 1 और 2 आपका सही है. ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट्स आपके सही चले जाते हैं. कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू. ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या कहलाता है? इट इज़ नथिंग डियर स्टूडेंट बट सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय सेंट्रल बैंक. ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जब ज़रूरत पड़ती है इकॉनमी में तब सेल और परचेज़, जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आपकी होती है उन्हें सेंट्रल बैंक जब बेचता है, ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस. पहले तो आप ये याद रखेंगे. ठीक है, क्यों करता है आरबीआई? हो सकता है आपके क्वेश्चन में जहन में ये क्वेश्चन हो कि सेंट्रल बैंक या आरबीआई क्यों करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. जब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाई करता है सिक्योरिटीज़, जब सिक्योरिटीज़ ये बाई सेल एंड परचेज आ गया, जब ये परचेज करेगा तब लिक्विडिटी इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है, विच मीन्स आरबीआई ने खरीदी है ये सिक्योरिटीज़ तो पैसा कहाँ इकोनॉमी में चला गया. वाइसी वर्स का इसका ट्रू है कि आरबीआई जब सेल करता है ये सिक्योरिटीज़ तो लिक्विडिटी इकोनॉमी में डिक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, विच मीन्स कि आरबीआई अब पैसा बेच के अपने पास रख रहा है, सिक्योरिटीज़ बेच के पैसा अपने पास ला रहा है, तो इकोनॉमी से पैसा कम होते जा रहा है. कम पैसा मतलब कम लिक्विडिटी. ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखते हुए जाएंगे. Coming to the next question, question number 8. The question is, which one of the following would most likely occur when? कौन सा नीचे ऑप्शंस में हो सकता है जब सेंट्रल बैंक अडॉप्ट्स ए कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जब सेंट्रल बैंक अडॉप्ट कर लेता है तो तब क्या होने के पॉसिबिलिटीज़ है? डियर स्टूडेंट्स, देयर विल बी ए डिक्लाइन इन मनी सप्लाई. ठीक है, इंक्रीज इन लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी नहीं. कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि इकोनॉमी से बाय डिफरेंट ऑपरेशंस और इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई इकोनॉमी से पैसा उठा लेता है, कम कर लेता है. जैसे अभी हमने एग्जांपल एक देख ली, ओपन मार्केट ऑपरेशन से जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करता है, आरबीआई के पास पैसा आता है, इकोनॉमी से पैसा कम हो जाता है. ठीक है, तो लिक्विडिटी इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ हो जाएगी, तो ये सही नहीं है आपका.
रिड्यूस इन इंटरेस्ट रेट रिड्यूस भी नहीं हो जाती हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। मनी सप्लाई आपकी डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स कि डिक्लाइन इन मनी सप्लाई, ये भी आप याद रखेंगे। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, नो पब्लिक एक्सपेंडिचर का इसके साथ कोई तो डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, पहले आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, जब आरबीआई को, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आरबीआई को कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लानी होती है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और क्यों लाता, मोस्टली द मेन रीज़न फॉर कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज़ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, मनी सप्लाई को कम करती है, तो पहले ये पॉइंट आप याद रखेंगे। सो व्हाट आर द मेजर्स यूज्ड, कौन कौन से ऐसे मेजर्स है यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से वो मेजर्स होते हैं टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, टू डिक्रीज मनी सप्लाई और टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। द मेजर्स आर, एक तो इंक्रीज हो जाता है, आरबीआई इंक्रीज करेगा रेपो रेट को इंक्रीज करेगा जब कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लानी हो, मनी सप्लाई को, मनी को, लिक्विडिटी को इकोनॉमी से कम करना हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो। तो इसके लिए व्हाट आर द मेजर्स फॉर कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी? द फर्स्ट इज आरबीआई, व्हाट आरबीआई डू, आरबीआई इंक्रीजेज रेपो रेट, ठीक है। रिपर्चेज रेट इंक्रीज करता है रिपर्चेज रेट को, एक। दूसरा इंक्रीज करता है आरबीआई इंक्रीज करता है कैश रिजर्व रेशो को भी, इस रेशो को भी इंक्रीज करता है। और क्या करता है आरबीआई सेल करता है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करता है आरबीआई, उससे भी लिक्विडिटी कम होती है। दीज आर सर्टन मेजर्स डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, इससे क्या हो जाता है इकोनॉमी में जब कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं इकोनॉमी में, ये भी आपको पता होने चाहिए। आई होप कि कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है ये तो आपकी समझ पहले से होगी, यहाँ से भी थोड़ी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। क्या होता है कि जो इकोनॉमी में क्रेडिट अवेलेबिलिटी या क्रेडिट कैपेसिटी इकोनॉमी की है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, क्रेडिट जो कंडीशंस है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जो बोरोइंग्स है डियर स्टूडेंट्स, बोरोइंग्स है, लोन्स वगैरह है, वो भी डिक्रीज़ हो जाते हैं। लोन्स देना अब इकोनॉमी में कम हो जाता है, विच मीन्स कि लोगों के पास अब लिक्विडिटी कम चली जाती है, क्योंकि कैश रिजर्व रेशो बढ़ गया है, विच मीन्स कि बैंक्स के पास कम पैसा रहा है टू लेंड टू द पीपल, टू लेंड टू द बिजनेसेस, ठीक है। बोरिंग भी कम हो जाती है। व्हाट आर वी डिस्कसिंग? वी आर डिस्कसिंग the effects of contractionary monetary policy in economy। जो लिक्विडिटी कुशन इकोनॉमी में लिक्विडिटी फॉल होती है, पैसा कम इकोनॉमी में बचता है। इन्फ्लेशन जो आपका है, इन्फ्लेशन जनरल प्राइस लेवल वो कंट्रोल हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ता नहीं है, ठीक है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। अच्छा, कभी कभार एग्जामिनर आपको दे दे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को ही डियर स्टूडेंट्स टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, या दीज आर आइडेंटिकल। द कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, दे बोथ आर आइडेंटिकल, ठीक है। Coming to the next question. The question is, consider the following statements regarding fiscal deficit. Fiscal deficit पे कुछ statements हैं, हमें बता देना है कि कौन सा statement इनमें से सही है। The first statement is, it represents excess of total expenditure. Fiscal deficit represent करता है total excess of total expenditure over total receipts excluding borrowing। अगर इसको आसान भाषा में लिखूं, जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होते हैं टोटल रिसीप्ट से, बोरोइंग को माइनस बोरोइंग्स को निकाल के, जितना गवर्नमेंट ने लोन लिया है उनको हम बाहर निकालेंगे। गवर्नमेंट को का जितना खर्चा है अगर वो ज़्यादा है जितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू आया है एक्सेप्ट फ्रॉम बोरोइंग, तो वो क्या होता है? दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट डियर स्टूडेंट्स। और ये सही है, दिस इज़ नथिंग बट द एक्सप्लेनेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ये तो पहले आप याद रखेंगे, ठीक है।
कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, हाई फिजिकल डिफिसिट में लीड टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर फिजिकल डिफिसिट ज़्यादा होगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर आप ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, और टोटल रिसीप्ट्स आपके पास कम है खर्चा करने के लिए, आप कहाँ जाते हैं, मनी क्रिएशन की ओर फिर जाते हैं कि मनी क्रिएशन कर लें ताकि टू मीट दिस एक्सपेंडिचर। आप कहाँ जाते हैं, फर्दर बोरोइंग्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। और फिजिकल डिफिसिट आपका क्या करेगा, इट विल लीड टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, ये आप याद रखेंगे। द अनदर पॉइंट इज डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल डेफिसिट इज़ ऑलवेज हार्मफुल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। नहीं, ये इट्स नॉट ट्रू ऑलवेज। जो फिजिकल फिजिकल डेफिसिट है, इट कैन प्रमोट ग्रोथ थ्रू कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये फिजिकल डेफिसिट जो है ये ग्रोथ भी प्रमोट कर सकता है। कैसे, फिलहाल तो इतना आप याद रखें, फिजिकल डेफिसिट इज़ ऑलवेज हार्मफुल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सही नहीं है। इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एनी इकोनॉमी, बट टू अ सर्टन एक्सटेंट, ठीक है। तो आपके स्टेटमेंट दो तो सही है, किस तरह से फिजिकल डेफिसिट हेल्पफुल होता है, बेनिफिशियल होता है फॉर एन इकोनॉमी, दैट टू वी विल डिस्कस। अगर हमने लेक्चर सीरीज़ आपके कहने पे अगर स्टार्ट की है तो आपको इन डिटेल ये सारी चीज़ें हम बताते जाएंगे, ठीक है। कमिंग टू द, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनर आपको क्या दे सकता है, इंडिया क्या फॉलो करता है, इंडिया क्या फॉलो करता है, इंडिया फॉलो करता है, इंडिया फॉलोज द FRBM फ्रेमवर्क। पहले तो आप ये याद रखिएगा कि इंडिया FRBM फ्रेमवर्क फॉलो करता है। अब ये FRBM क्या है, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक एक्ट भी है, इट्स एन एक्ट। अंडर दिस एक्ट जो भी हमारे फिजिकल पॉलिसी है, दैट फिजिकल पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री इज़ गाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट, FRBM, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। इकोनॉमी में फिजिकल डिसिप्लिन रहे, फिजिकल डिसिप्लिन रहे, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा ना हो, एक्सपेंडिचर्स हमारे ज़्यादा ना हो, ठीक है, और हम बोरोइंग पे ज़्यादा ना चले जाए, एक लिमिट के बाद हम मनी क्रिएशन ज़्यादा ना करें, विच मीन्स कि नेट हमारा जो इकोनॉमी का बैलेंस है वो सही से रहे। दिस एक्ट गाइड्स द पॉलिसी मेकर्स, द मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द फिजिकल पॉलिसीज, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अच्छा, ये एक्ट कब लाया गया था, डेट अगेन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जामिनर ये केसेस भी तो यहाँ तक भी कभी कभार चला जाता है। 2003 में ये एक्ट लाया गया है, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ये भी आप याद रखते हुए चलेंगे। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10 डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विशेस फिजिकल पॉलिसी फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी। डिफरेंस, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डिफरेंस बता देता है करेक्टली बिटवीन फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। आपको मैं ऑप्शन बता दूं, आप ये याद करके जाएंगे। फिजिकल पॉलिसी इज़ फ्रेम्ड बाय लेजिस्लेचर, फिजिकल पॉलिसी आपकी फ्रेम कौन करता है, लेजिस्लेचर। वायर मॉनेटरी पॉलिसी इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल बैंक। तो ये बढ़िया सा स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट, ये आपका आंसर भी है। अदर ऑप्शंस पे आ जाते हैं। फिजिकल पॉलिसी रेगुलेट्स मनी सप्लाई, गलत है। वाइल मॉनेटरी रेगुलेट्स टैक्सेशन, टैक्सेशन आपकी रेगुलेट कहाँ होती है, फिजिकल पॉलिसी में, और मनी सप्लाई आप मॉनेटरी पॉलिसी में करते हो, तो यहाँ इन्होंने उल्टा लिखा है, गलत है आपका। फिजिकल पॉलिसी डील्स ओनली विद इन्फ्लेशन, नहीं। वाइल मॉनेटरी पॉलिसी डील्स विद ओनली विद ग्रोथ, नहीं, ओनली तो है ही नहीं, ठीक है, उल्टा फिर भी लिखा है। फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स वाइल मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू इम्पोर्ट्स, ये भी सही नहीं है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ नथिंग टू डू विद इम्पोर्ट्स, फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स, ये तो आप याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू यहाँ पे देना ज़रूरी है, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, बट स्टिल कुछ देर ठहरेंगे आपको समझाने के लिए। फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं, फिजिकल पॉलिसी डियर स्टूडेंट्स, और वर्सेस हम आ जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे, मॉनेटरी पॉलिसी पे आ जाते हैं। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता होनी चाहिए, उन पे हम बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, योर फिजिकल पॉलिसी इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, फिजिकल पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। हमारे केस में, हिंदुस्तान के केस में तो हमारी गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। ये पहला पॉइंट तो आप याद रखते हुए चलेंगे। योर फिजिकल पॉलिसी डील्स विद, इट डील्स विद टैक्सेशन, इट डील्स विद टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है।
पब्लिक एक्सपेंडिचर, यह पॉइंट याद रहेगा। एंड मॉनेटरी पॉलिसी इट डील्स विद मनी सप्लाई एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी और क्रेडिट कंडीशंस इन एन इकोनॉमी। नंबर 3 पे आ जाते हैं। फिस्कल पॉलिसी आपकी इट इज़ प्रेजेंटेड, व्हाट इज़ द फिजिकल पॉलिसी ऑफ अ कंट्री, इट इज़ प्रेजेंटेड इन बजट एवरी ईयर, ठीक है, एनुअल बजट में ये प्रेजेंट किया जाता है। एंड मॉनेटरी पॉलिसी इट इज़ अनाउंस्ड बाय, मॉनेटरी पॉलिसी इट इज़ अनाउंस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन पॉलिसी रिव्यू, ठीक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस करता है। कमिंग टू द नंबर 4, जो इन्फ्लुएंस है योर इन फिस्कल पॉलिसी, इट इम्पैक्ट्स और इन्फ्लुएंसेस एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? द डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी, जो पूरी इकोनॉमी के हम एक मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर ले लेते हैं कि पूरी इकोनॉमी में डिमांड क्या है, उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, ठीक है। टोटल इंडिविजुअल डिमांड्स को मिला के एग्रीगेट डिमांड बनती है। एग्रीगेट डिमांड मीन्स डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस कौन करता है? फिस्कल पॉलिसी करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है? मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस लिक्विडिटी कंडीशंस इन एन इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स। जो फिस्कल पॉलिसी, शॉर्ट में अब आपको बता देते हैं, फिस्कल पॉलिसी इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिस्कल पॉलिसी इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इन आर केस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखते हुए चलेंगे।